सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सेल के फर्स्ट लुक यानी फ्रंट व्यू के बारे में हमने समझा था। तो इसके फर्स्ट लुक में जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, चाहे वो टाइटल बार हो, टैब्स हो, वो सारी चीज़ें हमने समझी थी। और आज हम टैब से स्टार्ट करेंगे और एक एक टैब करके हमने सारा ही सीखना है वैसे तो। ठीक है, तो आज हम होम के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें जितनी भी मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हर एक वर्जन के लिए है, चाहे वो 2007 हो, चाहे वो 2010 हो, 2013 हो। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ आपको 2019 पे बता रहा हूँ। इन फ्यूचर हो सकता है मैं 2013 पे भी कोई चीज़ करके दिखाऊँ आपको, 2016 पे भी दिखा सकता हूँ। तो फीचर्स बिल्कुल सेम है, ऑप्शंस बिल्कुल सेम तरीके से काम कर सकते हैं, एक भी परसेंट इधर उधर नहीं है। जो भी चेंज मिलेगा वो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो बताया है या आगे बताने वाला हूँ तो कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। 2010 में किसी और नाम से है और 2013 या 19 में अलग नाम से मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम नाम से है। और जहाँ पे चेंज मिलेगा वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा उसी टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं होम टैब। तो देखिए, एक्सेल और एमएस वर्ड दोनों के होम टैब में कुछ फंक्शंस हैं जो कॉमन है। आगे और भी ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो कॉमन है, तो उसको हम थोड़ा जल्दी सा ही कवर करेंगे क्योंकि एमएस वर्ड में ऑलरेडी मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप एमएस वर्ड वाली वीडियो देखोगे तो जैसे ये यहाँ से लेकर के क्लिपबोर्ड और ये फॉन्ट और अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी हैं, एक दो चीज़ों को छोड़ के। तो जैसा कि यहाँ पे आपको कट दिख रहा है, तो कट और कॉपी का यूज़ आप लोगों को पहले से पता ही है, आप फ़ोन में यूज़ करते हैं। कट का मतलब होता है एक जगह से हटा के दूसरी जगह कहीं भी रखना। जैसे मैं चाहता हूँ इस कंप्यूटर को यहाँ से हटा के यहाँ रखना, तो मैंने यहाँ से कट कर दिया और पेस्ट से हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ से ये मूव होके यहाँ चला गया। अगर मैं यही चीज़ कॉपी करता तो कॉपी करते और उसके बाद इसको हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल जगह पेस्ट कर सकते हैं इसको। कॉपी का भी यूज़ समझ में आ गया आपको और पेस्ट का भी यूज़ समझ में आ गया और कट का भी आपको यूज़ समझ में आ गया। पेस्ट में कुछ और चीज़ें हैं जो हम समझेंगे, तो जब हम फॉर्मूला वगैरह सीखना शुरू करेंगे, जब टेबल बनाना शुरू करेंगे, तो पेस्ट की और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। अगर हम फॉर्मेट पेंटर की बात करें तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक किसी भी टेक्स्ट के ऊपर मैं कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब फॉन्ट का कलर बदल देना, उसका स्टाइल बदल देना, ठीक है, उसका साइज बदल देना। तो ये सारी चीज़ें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाती हैं। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आपने, नॉर्मल लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर अगर आपने कुछ भी चेंज कर दिया तो वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो ये जो फॉर्मेट पेंटर होता है ये एमएस वर्ड में भी होता है। इसका काम होता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। अभी ऊपर वाला क्या कर रहा था, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट टेक्स्ट कॉपी करता है। जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, तो देखिए एग्जैक्टली एकदम सेम कॉपी हुआ है। लेकिन अगर मैं यही चीज फॉर्मेट पेंटर से करूँ, देखिए फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, मैंने यहाँ पे जनरेशन पे क्लिक किया तो देखिए वर्ड वही है, लेकिन देखिए कंप्यूटर वाली फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो गई। ठीक है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है ये। तो अगर आपने कोई एक फॉर्मेट किसी वर्ड पे आपने लगा रखा है, तो सेम फॉर्मेटिंग के लिए आपको बार बार यहाँ पे सारी सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उसको सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पेंटर से उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करिए और कहीं भी आप पेस्ट कर दीजिए उसको। तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम है, फॉर्मेटिंग कॉपी करना। आगे बढ़ते हैं। ये होता है फॉन्ट स्टाइल के लिए, यानी कि फॉन्ट आपको कैसा रखना है, ठीक है, फॉन्ट का डिजाइन कैसा रखना है। कोई भी आप वर्ड सेलेक्ट करिए, लाइन सेलेक्ट करिए। तो इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से अगर आपको रिज्यूमे की बात की जाए, कई बार इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है। अगर आप डेटा ऑपरेटर पे जाते हो, ठीक है, डेटा इंटरव्यू ऑपरेटर पे जाते हो, तो कई बार पूछ देते हैं कि रिज्यूमे में आपने कौन सा फॉन्ट यूज किया हुआ था। देखिए पहली बात मैं बता दूं कि रिज्यूमे में ज्यादातर जो है वो एरियल या टाइम्स न्यू रोमन 2 ही का यूज करना चाहिए हमें, और करते भी वही हम, क्योंकि डिफॉल्ट इसी को बताया जाता है कि बेस्ट है किसी भी डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए, इस तरीके का प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को लिखने का तरीका। बाकी डिजाइन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कुछ और आपको बनाना है तो। उसके बाद यहाँ पे साइज है। साइज के बारे में भी बोला जाता है कि साइज डिफॉल्ट कितना होना चाहिए किसी डॉक्यूमेंट का। तो देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज जो डिफॉल्ट होता है वो 11 to 13 होता है नॉर्मल लिखने का, और 14 to 16 आप हेडिंग रख सकते हो। तो यहाँ से आप साइज घटा बढ़ा सकते हैं, साइज को हम यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं, ये भी आपको सेम ऑप्शन देता है। तो ये बी है, बोल्ड, बी फॉर बोल्ड, थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करने के लिए। इटैलिक है, इटैलिक करने के लिए। अंडरलाइन है, अंडरलाइन लाना ले जाना या डबल अंडरलाइन कर देना इसको। सो नेक्स्ट है बॉर्डर। बॉर्डर का देखिए यूज समझिए इसका। वैसे तो आपको यहाँ पे लाइनिंग आपको दिख रही है बहुत सारी। ये जो रो और कॉलम बने होते हैं, ये जो लाइनें बनी होती हैं रो कॉलम को डिवाइड करने के लिए, एक्चुअली अब आप कंट्रोल पी दबाओगे यानी प्रिंट आउट इसका निकालोगे तो ये बिल्कुल ब्लैंक आएगा। ये लाइनें सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिखती हैं और सेपरेट करती हैं, लेकिन जब इसका प्रिंट आउट निकालोगे, जैसा कि देखो मैं कंट्रोल पी दबा रहा हूँ, या फिर यहाँ फाइल पे जाके आप प्रिंट पे जाइए, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको प्रिंट आउट में वो लाइन्स नहीं दिखेंगी। लेकिन हम जब सीट बना रहे हैं, किसी भी तरह का टेबल या डेटा बना रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि लाइन्स आए, या जरूरत तो कई बार हो भी सकती है, कई बार नहीं हो सकती है। तो अगर हमें लाइन्स चाहिए तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें बॉर्डर देना पड़ेगा। तो बॉर्डर देने के कई सारे तरीके हैं। आप चाहते हैं कि ये सारी लाइनें आए, या सिर्फ ये जो मैंने सेलेक्ट किया ये बाहर बाहर की लाइंस आए, जिसको हम आउटर बॉर्डर बोलते हैं। तो अगर आपको सिर्फ बाहर की चाहिए तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आउटसाइड बॉर्डर। ठीक का मतलब थोड़ा सा बोल्ड होगा, सिर्फ नॉर्मल लेंगे तो थोड़ा नॉर्मल सा होगा, पतला होगा। तो अब फिर दोबारा हम प्रिंट पे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए सिर्फ बाहर बाहर बॉर्डर आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, बॉर्डर सबका आना चाहिए, मतलब ये पूरी हर एक लाइन का बॉर्डर आना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑल बॉर्डर का, ठीक है, ऑल बॉर्डर कर दीजिए तो जितने भी रो और कॉलम हैं, जितने भी सेल्स बने हुए हैं, उन सभी सेल का बॉर्डर बन जाएगा। तो देखिए आपको अलग से ही ये दिख रहा है वैसे तो हाईलाइट होके, बट आप प्रिंट पे जाके देख सकते हैं। प्रिंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल पी, और आप वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए अब ये पूरे पे बॉर्डर आ रहा है, यानी कि जैसा एग्जैक्ट यहाँ दिख रहा है सेम वही चीज प्रिंट में दिखेगा। ये होता है बॉर्डर। तो बॉर्डर में और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे एक साइड से बॉर्डर लगाना है, सिर्फ टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से। बॉर्डर आप ड्रॉ कर सकते हो, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो, आप बॉर्डर आप किस कलर का चाहते हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे सपोज सेलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर किया तो देखिए अब ग्रीन कलर से हो रहा है, क्योंकि मैंने ग्रीन कलर दे दिया था। उसके बाद है फिल ऑप्शन, फिल कलर है। ये फिल कलर का मतलब होता है इसके बैकग्राउंड में आप कलर फिल कर सकते हो जितना आप सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं सिर्फ इतना सेलेक्ट करता हूँ और इसमें कोई एक कलर ले लेता हूँ, तो इसके बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर दे सकते हो। तो इसके थ्रू आप हेडिंग बना सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि एक टेबल बनानी है, मुझे सैलरी रिपोर्ट बनाना है या मार्कशीट बनाना है, तो ये मैंने कॉलम्स मैंने नेम, एज, सैलरी, ये फील्ड्स टाइप कर ली, और इसका मैं कलर कुछ रखना चाहता हूँ, फिर इसके बैकग्राउंड पे भी मैं कोई कलर करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से हम इसको हेडिंग बनाने के लिए या फील्ड्स बनाने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड में कलर फिल करने के लिए होता है, यानी सेल के अंदर कलर फिल करता है। टेक्स्ट का जो कलर है वो यहाँ से चेंज होता है। तो ए जहाँ भी लिखा हो इसका मतलब ये समझिए कि टेक्स्ट के लिए वो है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए बना हुआ है, तो ये टेक्स्ट की साइज ज्यादा या कम करने के लिए होता है, ठीक है। इसके अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए इस ऑप्शन के बारे में और ज्यादा सेटिंग आपको देखनी है तो यहाँ पे कोने में देखिए एक पॉइंट बना होता है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसके बारे में और चीजें जान सकते हैं, यानी और एक्स्ट्रा सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे हर एक के बारे में, ठीक है। तो जरूरत पड़ती जाएगी तो ये बताते जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, अलाइनमेंट की बात करते हैं। तो जैसा कि एमएस वर्ड में हमने देखा था कि 4 अलाइनमेंट होते हैं, इसमें 6 अलाइनमेंट होते हैं। 6 अलाइनमेंट अब कैसे काम करते हैं जरा वो देख लेते हैं। तो देखिए मैं ये वाली जो सैलरी वाला जो रो और कॉलम है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए सैलरी जो आ रहा है वो लेफ्ट साइड के बॉटम में आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में आ रहा है और बॉटम में आ रहा है। तो यहाँ क्योंकि बॉटम पे क्लिक है, अगर मैं कर देता हूँ इसको सेंटर तो देखिए ये सेंटर में आ गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ मिडल तो देखिए ये मिडल में आ गया, सेंटर मिडल में आ गया। तो मतलब इसको आपको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है, टॉप पे रखना है, मिडल में रखना है, बॉटम में रखना है। तो वो सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का। मैंने सिर्फ एक सेलेक्ट कर रखा है तो एक का हो रहा है, अगर मैं इन तीनों को सेलेक्ट कर देता तो ये तीनों पे अप्लाई होता। इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी हेडिंग का एंगल चेंज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको हेडिंग सेलेक्ट करनी है, ओरिएंटेशन ऑप्शन में जाना है, ये ओरिएंटेशन ऑप्शन है और यहाँ से एंगल आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि देखिए आप कुछ इस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, कई बार जरूरत पड़ती है हमें इस तरीके से दिखाने की, या हम ऐसा चाहते हैं या हम ऐसा चाहते हैं। तो अलग अलग एंगल है, अलग अलग ओरिएंटेशन है, हम इसमें चेंज कर सकते हैं अपने हेडिंग को या किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को। इसके बाद आगे आ जाता है इंडेंट। तो इंडेंट ये होता है कि हम जो टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं तो वो कहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा, तो वो इंडेंट की पोजीशन से ही शुरू करता है। तो इंडेंट आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सेल है, जैसे इसमें सैलरी एकदम लाइन से स्टार्ट कर रहा है, मैं इसमें चाहता हूँ कि इसमें यहाँ से शुरू करे, यहाँ से इस पोजीशन से, तो मैं इसके इंडेंट को बढ़ा लूंगा। अब मैं देखिए यहाँ पे लिखता हूँ तो ये देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये पीछे से नहीं लिखेगा क्योंकि मैंने इंडेंट बढ़ा दिया, मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ इसको और पीछे कर सकता हूँ। तो ये इंडेंट को बढ़ाने और घटाने के लिए होता है, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। अब देखिए एक और मजेदार चीज देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। ये चीज बताने से पहले एक और चीज मैं बता दूं कि किसी भी सेल के अंदर आपको लिखना है, जैसे मैं यहाँ गया और मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया तो पिछला वाला जो टेक्स्ट है वो हट जाता है और नया टेक्स्ट आ जाता है। तो अगर आपको इस सेल के अंदर कुछ एक्सटेंड करना है, मतलब आप इसके आगे कुछ लिखना चाहते हैं, तो आपको हमेशा या तो F2 दबाना पड़ेगा या फिर आप डबल क्लिक करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 तरीके हैं, या तो F2 दबा लो या डबल क्लिक। एक तीसरा तरीका भी है, आप इसको सेलेक्ट करो और यहाँ लिखो तो भी ये लिखने लगेगा। तो ये लिखने का तरीका, जब मैंने नेम के आगे नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखना था तो मैंने F2 दबाया था। अब जो चीज मैं बताने वाला था वो ये था कि जैसे देखिए ये नेम ऑफ एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आगे जा रहा है, लेकिन मैं इस सेल को और नहीं बढ़ा सकता क्योंकि जो ये हेडिंग है मैं नहीं चाहता कि इससे आगे बढ़े, मैं इतने में ही सारा कवर करना चाहता हूँ। मान लो इतना है तो मैं इतने एरिया में ही सारा लिखना है मुझे। मैं चाहता हूँ नेम ऑफ एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नीचे आ जाए, पूरा दिखने लगे, ठीक है। तो आप अगर एंटर करेंगे ना बीच से, ये एंटर नहीं होगा, एंटर करोगे नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, नीचे आ गया देखिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जाना है और ऑल्ट एंटर दबाना है, वो भी लेफ्ट वाला ऑल्ट। आपके कीबोर्ड पे 2 ऑल्ट बटन होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो लेफ्ट वाला ऑल्ट और एंटर बटन दबाइए और ये नीचे आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, इसको रैप बोलते हैं, रैप करना, टेक्स्ट को रैप करना। फिर दोबारा नॉर्मल पे चला जाता हूँ मैं और अब मैं दिखाता हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीके के आपको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे होम टैब में जहाँ तक हमने पढ़ा था इंडेंट के आगे देखिए रैप टेक्स्ट दिया हुआ है। तो रैप टेक्स्ट पे क्लिक करिए और ये देखिए हमारा टेक्स्ट रैप कर दिया इसने। तो इसी का शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ एंटर। जहाँ से भी आपको रैप करना है वहाँ पे सेलेक्ट करिए और ऑल्ट के साथ एंटर कर दीजिए तो भी हो जाएगा रैप। अब मर्ज सेल देखिए क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है हमें सेल्स को मर्ज करके कुछ लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरी कोई हेडिंग है जिसमें मैं चाहता हूँ कि ये 3 सेल मिला के वो बने, ठीक है। जैसे मान लो मैं सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने वाला हूँ और मैं 3 में लिखने वाला हूँ हिंदी, इंग्लिश और मैथ, लेकिन यहाँ लिखना है मुझे सब्जेक्ट्स। तो मैं इन तीनों को मर्ज करके एक कर दूंगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट
और यहाँ पे मुझे जो भी लिखना था हिंदी इंग्लिश मैथ लिख दूंगा और उसके मार्क्स यहाँ नीचे डालता जाऊंगा। तो ये होता है मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा सेल को मर्ज करके एक बना देगा और उसका जो डेटा है वो सेंटर में लिखेगा। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर क्लियर है। अब देखिए अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगला जो ऑप्शन है नंबर, इसका नाम नंबर है लेकिन ये काम अलग अलग तरीके से करता है। जैसे मुझे किसी भी सेल के अंदर क्या लिखना है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको नंबर लिखना है तो नंबर ले लेंगे, तो आपको नंबर के हिसाब से, जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10.00 आया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जनरल है, यानी कि नॉर्मल ये टेक्स्ट लिखने के लिए कह लो आप, या नॉर्मल हर चीज लिखने के लिए। लेकिन आप जैसे ही नंबर पे क्लिक करोगे, आप नहीं भी 0.00 डालोगे तब भी आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे और भी चीजें, करेंसी है जिसमें रुपए का सिंबल लग के अपने आप आ जाएगा आपको टाइप। जैसे मान लो कि मुझे इसमें सैलरी लिखनी थी लोगों की, तो मैं इसको सेलेक्ट करता और यहाँ पे अगर करेंसी सेलेक्ट कर लेता। अब जब किसी की मैं सैलरी डालूंगा 5,000 10,000 कुछ भी डालूंगा, उसके ऊपर जो रुपीज़ का सिंबल है वो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नंबर डालूंगा उसमें रुपीज़ का सिंबल अपने आप आता जाएगा। इसी तरीके से सपोज मुझे कुछ परसेंटेज का डालना है कि 5%, 6%, 10%, तो मैं चाहता हूँ 5 में डालूँ, परसेंटेज का सिंबल अपने आप लग जाए। तो उसके लिए भी है ऑप्शन, यहाँ पे ये परसेंट पे क्लिक कर दीजिए, या फिर इसके अंदर जाके आपको परसेंटेज ले लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए मैं 2 लिख रहा हूँ तो 2 आ गया, 2%, 5%, कुछ भी आप डालिए परसेंटेज का सिंबल अपने आप आ जाएगा। नंबर ले लेते हैं तो नंबर, डेट अगर आप ले लेते हैं, जैसे मान लो इसमें मुझे इस वाले कॉलम में मुझे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट 2 है, तो आप कोई भी ले लीजिए और यहाँ पे आप जैसे ही कोई भी नंबर डालेंगे वो अपने आप उसको डेट में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब दिस इज सुटेबल फॉर डेट, मतलब आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट ऑफ परचेज लिखनी है, डेट ऑफ सेल लिखनी है, मतलब कुछ भी आप किसी भी तरह का टेबल बना रहे हैं और उसमें डेट डालनी है तो यहाँ से आप डेट ले सकते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि इसमें भी लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जैसे मुझे डेट में क्या लिखना है, पहले क्या बाद में, या कुछ अलग से सेटिंग करनी है। मैं जनवरी पहले लिखना चाहता हूँ और 04 बाद में लिखना चाहता हूँ, मतलब मंथ पहले लिखना चाहता हूँ और डे बीच में लिखना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जाइए, ये जो पॉइंट सा बना हुआ है और यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करिए और यहाँ पे देखिए डेट के अलग अलग फॉर्मेट हैं, आप वो सारा ले सकते हैं, जो आपको चाहिए वो ले लो आप। इसी तरीके से टाइम पे जाइए, टाइम में भी अलग अलग फॉर्मेट है, कैसा टाइम आपको दिखाना है, तो अलग अलग है। तो हर चीज का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये करेंसी है, इंडिया की करेंसी नहीं लेनी, आपको किसी और देश की करेंसी लेनी है। ठीक है, तो बहुत सारी करेंसीज इसमें ऑलरेडी हैं, आप वो सारी करेंसीज आप ले सकते हैं इसमें से। बाय डिफॉल्ट हमारा होता है इंडिया का रुपीस, तो काफी कुछ है इसमें। तो आई थिंक आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी आगे के ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इनको प्रैक्टिस करिए आप घर पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, कहीं भी आप इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप इसको करके देखेंगे तभी आपको डाउट पता चलेगा और फिर वो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं पूछ के। और कुछ किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।